बताया जाता है। ये दोनों वाक़यात बज़ाहिर आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जब हम तज्ज़िया करेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि कहीं ना कहीं जाकर दोनों की कड़ियाँ यकीनन मिलती हैं। प्राइमरली इस प्रोग्राम के अंदर हम फोकस करना चाहेंगे कामरा एयर बेस पर हमला। पस मंज़र नाज़रीन हम आपको ज़रा बता दें ताकि याद दहानी हो जाए। तकरीबन 2:30 बजे के करीब जो सहरी का वक्त बनता है, 8 या 9 के करीब दहशतगर्दों ने आउटर रिंग कामरा एयरबेस के ऊपर हमला किया। उनके पास सीडी भी थी। कामरा एयरबेस के ऊपर बड़ी एयरबेसेस की तरह 3-4 रिंग्स ऑफ सिक्योरिटी हैं। ये आउटर मोस्ट रिंग है जिसके ऊपर आपको अक्सर सर्च टावर्स नज़र आएंगे और जो गैर मुतहर्रक वहाँ पर आपको संतरी नज़र आते हैं जिनके पास टेलीफोन लाइंस मौजूद होती हैं। 3 किस्म की टेलीफोन लाइंस वो वहाँ पर थे। जब रात को उन्होंने डिटेक्ट किया कि यहाँ पर कुछ मूवमेंट हो रही है तो उन्होंने अपने कंट्रोल टावर से राब्ता किया। ये वो क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर है जो तमाम सिक्योरिटी रिंग्स को 4 सिक्योरिटी रिंग्स को मॉनिटर करता है और उसके पास एक रैपिड रिएक्शन फोर्स भी मौजूद है। तकरीबन 10 मिनट के अंदर रिएक्शन जो था वो सामने आ गया जब दहशतगर्दों ने आउटर मोस्ट वॉल को ब्रीच करने के बाद अंदर आने की कोशिश की। जो असल लाइन ऑफ डिफेंस है वहाँ पर उनको रोक लिया गया। फायरिंग का तबादला हुआ। 7 दहशतगर्द जो हैं जिन्होंने रिपोर्ट्स के मुताबिक सुसाइड जैकेट्स पहन रखी थी, जो सेकंड रिंग था, एक्चुअल रिंग ऑफ सिक्योरिटी था, वहाँ पर वो मारे गए और एक दहशतगर्द ने रिपोर्ट्स के मुताबिक दीवार से बाहर अपने आप को खुदकुश जैकेट जो पहनी थी उसको एक्सप्लोड कर लिया। इस तमाम मामले के अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया है उससे सिर्फ मालूमात हमें मिलती हैं। अभी यह नहीं बताया गया हुकूमत वक्त की तरफ से ना ही रियासती इदारों की तरफ से कि इसके अंदर लोग कौन से इन्वॉल्व हैं। हदफ जो इन तालिबान का था लगता यह था कि ये कामरा एयर बेस की उन फैक्ट्रीज़ की तरफ जाना चाहते हैं जहां पर जहाज़ों को रीफिट किया जाता है। ये इंतहाई सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर वो कैपेबिलिटी दी जाती है जहाज़ों को जो जंग के दिनों में काम आती है। वैसे तो जहाज़ एक आम स्ट्रक्चर की तरह होता है, असल में जो उसको रीफिट किया जाता है, जो उसके अंदर नए लवाजमात ऐड किए जाते हैं, कैपेसिटी ऐड की जाती है। ये फैक्ट्रीज़ की तरफ जा रहे थे। अगर ये वहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो जाते तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इस तमाम इशू के अंदर नाज़रीन जो मालूमात सामने आई हैं, रिएक्शन अगर आप देखें, मैं मुआवजा करना चाहूँगा जो कराची के अंदर मेहरान एयरबेस के ऊपर नेवल बेस के ऊपर हमला हुआ उससे वहाँ पर अगर आप मुआवजा करके देखें तो वहाँ पर दहशतगर्द अपने अहदाफ को मुकम्मल तौर पर पाने में कामयाब हो गए थे। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को उन्होंने तबाह किया था, बेस को उन्होंने पेनिट्रेट किया था और जिस मकसद के लिए वो मेहरान एयर नेवल बेस पर आए थे वो उसमें कामयाब हुए। इस बेस के ऊपर रिएक्शन बहुत मुख्तलिफ था और हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से सिक्योरिटी कॉर्डन्स ने काम करना शुरू किया और रैपिड रिएक्शन फोर्स ने अपना काम किया वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर था जो मेहरान नेवल बेस के तौर पे सामने आया। तो जो भी सबक सीखे गए थे मेरे ख्याल में उस सिक्योरिटी लैब से वो यहाँ पर हमें अमल दरामद उनके ऊपर होता हुआ नज़र आया। चंद मिनटों के अंदर रैपिड रिएक्शन फोर्स जो है वो अपनी जगह पर मौजूद थी और तकरीबन 20 मिनट के अंदर तमाम मूवमेंट जो दहशतगर्दों की थी उसकी बाकायदा तस्वीर भी हासिल की जा रही थी। जो रिएक्शन आया बेस कमांडर मोहम्मद आज़म जो एयर कमांडोर हैं उनकी तरफ से, जो ग्रुप कैप्टन आमिर, इसके अलावा जो स्क्वाड्रन ओसी हैं विंग कमांडर अख्तर और सिपाही जो आसिफ थे जिनके बारे में बताया गया कि उन्होंने बड़ा बहादुरी के साथ लड़ाई की। ये रिएक्शन अगर ना सामने आता और सिक्योरिटी अगर ब्रीच हो जाती तो यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। मेहरान एयरबेस से मवाजना करें या एयर बेसिस को महफूज करने के जो अमूमी इकदाम हैं उनसे मवाजना करें तो मेरा ख्याल है प्लस पॉइंट की साइड पर आपको यकीनन नज़र आएगा कि इस मरतबा रिएक्शन बहुत मौसर भी था, टाइमली भी था और आपको केओस भी नज़र नहीं आता। बेस के ऊपर जब अटैक होता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं
किस तरीके से क्रॉस फायर होता होगा, पैनिक भी हो सकता था। लेकिन जो रिपोर्ट्स अभी तक हमारे सामने आई हैं, हो सकता है बाद की मालूमात कुछ और हों, जो अभी तक रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक बहुत मुस्बत अंदाज से इस अटैक को, इस असॉल्ट को न्यूट्रलाइज किया गया और बहुत कम नुकसान हुआ उसके मुकाबले में जो नुकसान हो सकता था। ये तो हो गया नाज़रीन उस वाक़े का जो हमने आपको असेसमेंट दी। असल मामला है कि इसके मुहर्रकात क्या हैं। कामरा एयरबेस के ऊपर हमला हो या स्टोर के अंदर किलिंग हो सेक्टेरियनिज्म के नाम के ऊपर, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में आज फिर दोबारा दो बड़ी अफसोसनाक खबरें मिली हैं और अफसोसनाक भी हैं और उसके साथ साथ रियासत के एतबार से ख़तरनाक भी हैं। ब्रेक बाद आएंगे तो हम मुहर्रकात के ऊपर आपको तज़किया दे रहे होंगे। कामरा एयरबेस के ऊपर हमला नाज़रीन, मुहर्रकात इसके क्या हो सकते हैं। पहला मुहर्रक तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जितने भी इकट्ठे तालिबान के ग्रुप हैं उन्होंने रियासत पाकिस्तान के साथ जंग का बाकायदा आगाज़ किया हुआ है। अगर आप उनके पैम्फलेट्स पढ़ लें, अगर आप उनका लिटरेचर पढ़ लें, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान की रियासत जिस तरीके से एग्जिस्ट करती है उसका वजूद उनको काबिल कबूल है। जो आइनी निज़ाम है या जो सियासी निज़ाम है उसके बारे में भी जो तालिबान के ग्रुप्स हैं उनके प्लान्स जो हैं आपके सामने हैं। तो रियासत को अगर वो कमज़ोर करते हैं तो ज़ाहिर तमाम का तमाम निज़ाम कमज़ोर होता है। तो तालिबान की पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ जंग, जिसको उन्होंने अपने लिटरेचर से ख़ुद प्रूव किया है, साबित किया है और वो ख़ुद मानते हैं, इसमें हम आपको कोई नई खबर नहीं दे रहे, तमाम छपा हुआ मटेरियल है, ये उसी का एक अक्स है। इससे पहले इस किस्म के और वाक़यात भी हो चुके हैं तवातर के साथ। तो एक तो आपको उस सियाक़ो सबाक़ को जहन में रखना होगा कि अंदर पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी जंग जारी है। बल्कि एक मगरबी तज्ज़िया निगार ने तो ये भी कहा कि अगर किसी मुल्क के अंदर अपनी फ़ौज का सबसे बड़ा हिस्सा डिप्लॉयड हो अपनी टेरिटरी के ऊपर तो उसको खाना जंगी की कैफियत कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इनको मिलिट्री ऑपरेशंस कहा जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर एक जंग हो रही है जिसके ऊपर मिलिट्री भी डिप्लॉयड है और तालिबान का जो एजेंडा है वो बड़ा क्लियर है। वो हर उस टारगेट को हिट करेंगे जिसके ज़रिए उनके ख्याल में जो जंग है उसको जीतने में या जो उनके मुखालिफ हैं रियासत पाकिस्तान उनको बहुत ज़्यादा तंगी या जहमत उठानी पड़े, वो उससे चूकेंगे नहीं, वो निशाना यकीनन लगाएंगे। दूसरा मामला ये है नाज़रीन कि स्पेसिफिकली इस अटैक के बारे में चंद खबरें सामने आई हैं कि बन्नू जेल के अंदर से जो ग्रुप निकला था उसमें से चंद एक लोग ऐसे थे जिन्होंने शायद कामरा बेस के ऊपर पहले कभी काम किया हो। उनमें से एक फ़र्द जो है वो शायद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर होने वाले हमले के अंदर भी इन्वॉल्व था। और उसके अलावा बन्नू जेल में से बैन अक़वामी तौर पर जो वांटेड लोग हैं, जिसमें उज़्बेक हैं, दूसरे लोग हैं, वो वहाँ से निकाल लिए गए थे। जब ये बन्नू जेल की खबर बनी तो जेल ब्रेक के तौर पर इसको लिया गया। किसी ने ये नहीं देखा कि इसका लार्जर कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है, इसका सियाक़ो सबाक़ क्या हो सकता है, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इसके नताइज क्या निकल सकते हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि एक और वीडियो भी जारी की गई थी जिसके अंदर बताया गया था कि जर्मन्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तुर्कमैन भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और फॉरेनर्स ने, गैर मुल्कियों ने वो वीडियो बनाकर इंटरनेट के ऊपर जारी की थी। तो बन्नू जेल के अंदर से जो ग्रुप निकला है, कहा जाता है कि उसमें चंद एक लोग ऐसे थे जिनको कामरा एयरबेस के बारे में इल्म था और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के जो मैप्स थे वो उनके पास अवेलेबल थे, शायद उन्होंने फैसिलिटेट किया हो। तो बन्नू जेल इसमें से अगर ग्रुप निकला है तो यकीनन एक नए मौके की तलाश में भी था और ऐन मुमकिन है कि उसने इस अटैक के अंदर हिस्सा डाला हो। कुछ खबरें अखबार के अंदर ऐसी भी छपी हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुकामी कमांडर साउथ पंजाब के अंदर मारे गए, उसके नतीजे में भी रिटेलिएशन की बात सामने आ रही थी। कुछ इंटेलिजेंस की जो खबरें हैं वो अखबारात के अंदर छप चुकी हैं, मालूमात जो पंजाब हुकूमत को पास ऑन की गई थी उसके अंदर इसका बाकायदा जिक्र किया गया था। ये दूसरे अल्फाज के अंदर दिस वाज एन अटैक इन द मेकिंग, कुड भी कि शायद नए हालात की वजह से इसने उसको ज़्यादा ट्रिगर किया हो, इसको ज़्यादा इंस्टिगेट किया हो और उनका ख्याल हो कि इन हालात में नई मालूमात के साथ और नए लोगों के साथ मिलकर हम इसको ज़्यादा मौसर बना सकते हैं। लेकिन ये बन्नू जेल के साथ हमें देखना होगा कि इसका कितना कनेक्शन है। इसका बन्नू जेल के साथ कनेक्शन है या नहीं है। शुमाली वज़ीरिस्तान में मुमकिन कार्रवाई की खबरें जो हैं वो हर तरफ फैली हुई हैं।
चंद दिनों से अखबारात के अंदर ये खबरें बन रही हैं। अमरीकी हुकाम की तरफ से आपने पनेटा का बयान सुन लिया होगा। वज़ीरिस्तान के अंदर हमले के बारे में उन्होंने भी एक शय सुर्खी बनवा ली। इसके साथ साथ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी उन्होंने बात की, उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन शुमाली वज़ीरिस्तान में अगर मुमकिन कार्रवाई होती है, इसकी खबर बनती है, तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स तालिबान की तरफ से आ सकते हैं। ये याद रहे कि शुमाली वज़ीरिस्तान के जो शहर हैं, जो अखबारात में खबरें छपी हैं, जो तज्ज़िये हमारे सामने आ रहे हैं, वो तालिबान के मुकम्मल कब्ज़े में है और एक तज्ज़िया निगार के नज़दीक वो तालिबान का मुकम्मल तौर पर GHQ बन गए हैं। और अगर उस जगह के ऊपर पाकिस्तान की रियासत कार्रवाई करने का प्लान बनाती है तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की सूरत में आपको इस किस्म के हमले यकीनन नज़र आएंगे। तो शुमाली वज़ीरिस्तान का भी इसके साथ कनेक्शन बनता हुआ नज़र आता है। अगर रियासत ने वाक़तन घेरा तंग कर दिया है और ऑपरेशन की तैयारियां हैं तो यकीनन उस घेरे से बाहर या उस घेरे से पीछे आकर वो अटैक करेंगे और डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। खामोश मगर जो खूनी बैरूनी मुदाखलत है वो भी इन हमलों के अंदर आपको नज़र आएगी। सवात का ऑपरेशन हमने इसका बड़ा तज्ज़िया किया, लेकिन बहुत कम लोगों ने ये शायद इस एंगल से देखा हो कि सवात के अंदर जो तालिबान की उठान थी, अगर वो वैसे ही चलती रहती तो जो पाकिस्तान का सिल्क रूट है, जो शराय कराकुरम है, वो ब्लॉक हो सकती थी। अस्तोर के अंदर भी हमें बताया गया, जो असेसमेंट्स हमारे सामने आई हैं, बुनियादी तौर पर एक ग्रेट गेम का आगाज़ हो गया है। अमेरिका और चाइना की गेम है। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जहाँ जहाँ पर नज़र आएगा वहाँ पर उनको अटैक किया जाएगा। कामरा के अंदर भी JF थंडर जो है वो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग उसकी होती है, उसको रीफिट किया जाता है और चाइनीज़ के इन्फ्लुएंस के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पर भी वो मौजूद है। तो अगर बैरूनी मुदाखलत है और पाकिस्तान के ये हिस्से ग्रेट गेम का हिस्सा हैं तो यकीनन ग्रेट गेम में ख़ुद तो अटैक नहीं करेंगे, वो एलाइज़ के ज़रिए अटैक करेंगे। तो एक तज्ज़िया ये भी है कि ये खामोश मगर खूनी किस्म की बैरूनी मुदाखलत का नतीजा पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के अटैक की सूरत में आ रहा है और इस तनाज़र में हमें कामरा एयरबेस को और अस्तोर के अंदर होने वाली जो किलिंग्स हैं उनको देखना चाहिए। लेकिन मकासद या महरक़ात जो भी हैं, जो लार्जर पिक्चर है, जो बड़ी तस्वीर है, जो एक ओवरऑल व्यू है जिसके अंदर ये तमाम प्लान फिट इन होते हैं, उसको नज़र में रखना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर से बनने वाली दो अहम तरीन और खौफनाक और उदास करने वाली ख़बरों के पेश नज़र हम ये तज्ज़िया आपके सामने पेश कर रहे हैं। कामरा एयर बेस के ऊपर हमला, इसके असल मकासद क्या हो सकते हैं, तालिबान की तरफ से क्या स्टेटमेंट पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर दी जा रही है और क्या हासिल किया जा सकता है, उसके अलावा कि उन्होंने पाकिस्तान के एक और स्ट्रेटेजिक एसेट को हिट करने की कोशिश की, लेकिन मेहरान बेस की तरह इस बेस पर उनको कामयाबी नहीं हुई और अटैक को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कामरा एयर बेस के ऊपर हमला और उसके साथ चंद घंटे के बाद अस्तोर में एक बस के ऊपर हमला और पाकिस्तानी शहरियों को जिनका ताल्लुक शिया कम्युनिटी से बताया जाता है, अहले तशी हैं, उनको बसों से उतार कर शहीद कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरी मज़हब, फ़िक़ा और सेक्ट से बाला होकर अगर आप देखें, जो भी बेगुनाह होगा उसका जो खून है वो पाकिस्तान की रियासत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। असल मकासद को भी हमने देखना है। यकीनन कामरा एयर बेस और ये जो अटैक हुआ अस्तोर के अंदर, इससे आपको तालिबान की ताकत और तंजीम के बारे में एक स्टेटमेंट भी मिलती है। तालिबान मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव हैं, लेकिन उनकी इस एक्टिविटी में जो असल चीज़ जो जान डालती है उनकी नज़र में वो ये है कि वो कितने हमले कर सकते हैं और किस किस जगह पर हमले कर सकते हैं। अब ख़ुद को मौसर साबित करने के लिए, अपने आप को तंजीमी तौर पर कवी साबित करने के लिए और अपनी ताकत के इजहार के लिए किसी भी ग्रुप के लिए इस किस्म के हमले इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तालिबान की तरफ से ये जो हमला हुआ उसके बारे में उनकी ताकत और तंजीम का एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी होता है। तमाम ग्रुप्स को मालूम होता है कि जब वो एक हमला करेंगे या एक्शन करेंगे तो उनकी मौजूदगी का इल्म दुनिया को हो जाएगा और वो एक पावर फोर्स के तौर पर रिकग्नाइज होंगे। तो एक मकसद तो आपको नज़र आता है कि ताकत और तंजीम के बारे में एक स्टेटमेंट दिया जाना है। फिर जाहिर है पाकिस्तान के असासों का नुकसान भी
एक बहुत बड़ा मकसद है। मेहरान नेवल बेस के अंदर अटैक हुआ, पाकिस्तान के असासे तबाह हुए। उसके बाद बेसिस के ऊपर हाई अलर्ट कर दिया गया। हाई अलर्ट भी बड़ी एक एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है। राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग जो है, एडिशनल एसेट्स आपको डिप्लॉय करने पड़ते हैं, तो उसमें आपको यकीनन आपका खर्चा होता है, बजट के ऊपर स्ट्रेन आता है। लेकिन अगर इन तमाम मामलात के बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद आप एक आध बड़ा असासा अगर तबाह कर दें, तो अगर आप रियासत को या किसी भी रियासत को अपना एनिमी गर्दानते हैं, तो नुकसान यकीनन होगा। जो फिज़िकल हार्म है रियासत के असासों को, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। टारगेट किया हुआ है। पाकिस्तान की तमाम बेसिस इस वक्त हाई अलर्ट की कैफियत में है। पाकिस्तान के तमाम सेंसिटिव, इंतहाई सेंसिटिव इंस्टॉलेशन इस वक्त हाई अलर्ट की कैटेगरी के अंदर हैं, और रियासत के लिए इस हाई अलर्ट को कैटेगरी को सस्टेन करना यकीनन उसको बजट स्ट्रेन है जो मैंने आपको बताया, और अगर वो फेल होता है तो उससे ज़्यादा नुकसान होता है। तो ज़ाहिर है तालिबान की तरफ से जो चैलेंज आ रहा है वो असासों का नुकसान, उसके अंदर प्राइमरीली एक बड़ा गोल है। इसके अलावा नाज़रीन, इदारों और अफवाज, खुफिया इदारों, एजेंसियों की बदनामी, ये ज़हन में रखिएगा कि असासे आप रीबिल्ड कर सकते हैं, आप जहाज़ दोबारा मंगवा सकते हैं, आप डैमेज्ड गुड्स को रिक्यूपरेट कर सकते हैं, बहुत सारे इंश्योर्ड भी होती हैं, आप मार्केट से चीज़ें ख़रीद सकते हैं, ख़र्चा होता है, लेकिन दे आर रिप्लेसेबल। लेकिन अगर इदारों की रेपुटेशन के ऊपर दाग लग जाए और धब्बा लग जाए, तो उसको इरेज करना, उसको हटाना बहुत मुश्किल काम है और बहुत देर पा ये डैमेज हो सकता है। पिछले दिनों में जितने भी अटैक्स हुए, आप देख सकते हैं कि सेपरेट जो आर्म्स हैं, जो अफवाज हैं, उसके अंदर आर्मी के इंस्टॉलेशन पर अटैक हुए, नेवल इंस्टॉलेशन पर अटैक हुए, और एयरफोर्स के इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया गया। एफसी को रोज़ाना टारगेट किया जाता है, पुलिस वालों को रोज़ाना टारगेट किया जाता है। ये जो इदारे हैं जो एक्चुअल लाइन ऑफ डिफेंस है फिज़िकल वायलेंस के अगेंस्ट, अगर इनके बारे में लोगों का और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी का ख्याल ये बन जाए कि नाकारा हैं, या ये दहशतगर्दों के सामने हर वक्त हमें 100% सिक्योरिटी नहीं दे सकते, और अगर एतमाद गिरना शुरू हो जाए, उनके ऊपर तनकीद शुरू हो जाए, तो वो नुकसान असासों के नुकसान से कहीं ज़्यादा होता है। इस किस्म के अटैक्स के ज़रिए ये नुकसान करने की भी कोशिश यकीनन की जाती है। फिर एक स्टेटमेंट ये भी दिया जा सकता है कि अगर नॉर्थ वज़ीरिस्तान जैसे ऑपरेशन आपने किए, ज़ाहिर है रियासत ने अगर ठान ली है कि उसने ये ऑपरेशन करना है, तो उसको अमली तौर पर फ़िज़िकल तरीके से, जिस्मानी तौर पर कामयाबी हो सकती है। रियासत, बहुत कम रियासतें ऐसी हैं जो इस किस्म के ग्रुप्स के हाथों तंग आकर अपना मैंडेट छोड़ देती हैं। रियासत यकीनन कामयाब इवेंचुअली हो जाती है, लेकिन उसकी कीमत का मामला है। इस किस्म के अटैक से साबित करने की कोशिश की जा रही है कि आप अगर नॉर्थ वज़ीरिस्तान जैसा ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन तो शायद कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी जो कीमत आपको चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान के शहरों के अंदर तनसीबात के हवाले से, बहुत बड़ी कीमत है। तो भारी कीमत चुकाने की एक धमकी भी आपको उस अटैक के अंदर नज़र आती है। फिर दिफाई तनसीबात के ऊपर फोकस करने से मुराद ये है कि शायद इन ग्रुप्स ने तहिया कर लिया है कि अगर हम सिविलियन एरियाज़ के अंदर अटैक्स करेंगे तो शायद हमें वो ऑप्टिमल एडवांटेज जो है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हासिल ना हो। दिफाई तनसीबात चूँकि दिफाई तनसीबात हैं, लिहाजा लोगों के जहन में ये है कि शायद ये टारगेट हो सकती हैं। तो अवाम और दिफाई तनसीबात के दरमियान जो फासला है उसको पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सिविलियन एरियाज़ के अंदर जो अटैक्स होते हैं वो पब्लिक के ऊपर बराह रास्त उसका असर होता है, उसके ऊपर बराह रास्त पब्लिक का सेंटिमेंट इन्वॉल्व होता है। दिफाई तनसीबात को अगर एक दिफाई टारगेट के तौर पर पेश किया जाए तो शायद असर कम होगा। ये एक मफरूज़ा हो सकता है, लेकिन इस मफरूज़े के तहत भी अटैक यकीनन किए जाते रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, और अटैक हो रहे हैं। एक बैनुल अक़वामी पहलू भी है नाज़रीन जिसका हमने जिक्र करना है। कामरा एयरबेस पर हमले का हम तज़िया कर रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने दो और मामलात आपके सामने रखने हैं जो हमारे ख्याल में बहुत अहम है। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, हम तज़िया कर रहे हैं कामरा एयरबेस के ऊपर जो हमला हुआ और स्टोर के अंदर जो किलिंग हुई। ये पाकिस्तान के अंदर पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी हमले होते रहे हैं, लेकिन एक क्रिटिकल टाइम के ऊपर ये हमला किया गया है। बैनुल अक़वामी पहलू जो है उसको हम
बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इंटरनेशनली इस हमले के हवाले से पाकिस्तान ने कॉस्ट उठाई है। बैनुल-अक़वामी मीडिया जो है उसके हाथ में एक और छड़ी आ गई है, जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान के बारे में जो अमूमी इमेज है उसको रीइंफोर्स करेगा। जो चंद खबरें आप इस वक्त देख रहे होंगे उससे आपको पता चलेगा कि बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की रियासत के बारे में, पाकिस्तान के अंदरूनी निज़ाम के बारे में क्या बात हो रही है। चंद एक वीडियो खबरें जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। BBC की अगर आप रिपोर्टिंग देखें तो उसमें बार बार ये जिक्र किया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो अहम तरीन दिफाई तनसीबात हैं उनके बारे में हमें अब सवाल उठाने पड़ेंगे, ये महफूज हैं या नहीं हैं। तो बैनुल-अक़वामी रियासतों के बैनुल-अक़वामी तौर पर रियासतों के अहम दारुल खिलाफा के अंदर या बैनुल-अक़वामी तौर पर जो अहम मीडिया है उसके न्यूज़ रूम्स के अंदर से एक ही बात आपको सामने आ रही है कि जब भी अटैक होता है तो पाकिस्तान की रियासत का मुस्तकबिल क्या है और पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के हालात बन रहे हैं। तो जो इमेज है पाकिस्तान का, एक ब्रोकन रियासत है, किसी को कुछ पता नहीं है, असासे महफूज नहीं है, वो इमेज जो है वो दोबारा से रीसर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। तो मीडिया की हद तक तो कैंपेन जो है उसका बाकायदा आगाज़ था। अब उसके अंदर मज़ीद आपको तुंदी और तेज़ी नज़र आएगी और पुराने आर्गूमेंट्स जो महरान नेवल बेस के अटैक के बाद आपको महदूद होते हुए नज़र आ रहे थे, अब दोबारा से रिवाइव हो रहे हैं। अंदरूनी हालात के बारे में एक नई बहस का भी आगाज़ हो गया है। इंटरनेशनली ये बात बारहा कही जाती रही है कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर एक मेल्ट डाउन का शिकार है। पाकिस्तान से बहुत कहीं बदतर हालात जो हैं वो मुख्तलिफ रियासतों के हैं। इनफैक्ट मैं एक मशहूर जो बैनुल-अक़वामी लिखारी हैं उनका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक सेमिनार के अंदर उन्होंने बात की, उन्होंने मुवाजना किया कि ज़ाहिरन पाकिस्तान के हालात इंडिया की निस्बत बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन अगर आप कोर इशूज़ के ऊपर जाएँ तो और ये एक जय्यद मगरबी मुसन्नफ़ का तज्ज़िया है, कोर इशूज़ के ऊपर आप जाएँ तो आपको दोनों रियासतों के मौसर होने में कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी हालात जो हैं इन वाक़यात के तनाज़ुर में एक ख़ास अहमियत इख्तियार कर लेते हैं और दोबारा से बहस रिवाइव हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। कहते हैं पाकिस्तान के बारे में कि दुश्मन खुश है और पाकिस्तान के दोस्त परेशान हैं कि ये रियासत किस तरफ जा रही है। ये वो परसेप्शन है, ये वो डिबेट है जिसका दोबारा से आगाज़ होता है जब भी इस किस्म का अटैक हो रहा है। सबसे बड़ा मामला नाज़रीन एटमी असासों के बारे में है। एक और नुक्ता एतराज़ उठाया गया, पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हैं या नहीं हैं। अगर आप डेविड सेंगर की किताब पढ़ें जो हाल ही पिछले 2 माह के अंदर सामने आई, कन्फ्रंट एंड कंसील, उसमें बताया गया कि बाराक ओबामा अमरीकी सदर ने किस तरह हाई अलर्ट के अंदर चले गए थे बहस इस खबर के ऊपर कि शायद तालिबान के पास कुछ ऐसी मालूमात आ गई हैं जिससे वो न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उनके हसूल का दावा कर सकते हैं। बाद में पता चला कि नासा ने जो इंटरसेप्ट्स पकड़े थे वो समझ नहीं पाए उनको, क्योंकि तालिबान जिस ज़ुबान में बात कर रहे थे, जिस एक्सेंट में, लहजे में बात कर रहे थे, वो लहजा शायद नासा वालों को समझ नहीं आया और उन्होंने गलत तशरीह करके प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दे दी। वो तशरीह गलत थी या सही थी, लेकिन US का प्रेसिडेंट जो है उस गलत तशरीह के ऊपर एक हाई अलर्ट के अंदर चला गया, मीटिंग शुरू कर दी कि पाकिस्तान के एटमी असासों का क्या होगा। पिछले चंद दिनों के अंदर एटमी असासों से मुतल्लिक बहस जो दोबारा से उसका बाकायदा आगाज़ हो गया है। जब इस किस्म का हमला होता है तो पाकिस्तान की रियासत और उसके इदारे बार बार बताने के बावजूद उस आर्गूमेंट का कोई जवाब नहीं बना पाते, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर बेस के ऊपर हमला हो सकता है, अगर तालिबान आउटर कॉर्डन को पेनिट्रेट कर सकते हैं 8 तालिबान, तो अगर 7 गुना ज़्यादा हो, 40 तालिबान हो, तो आपके इनर कॉर्डन तक भी पहुंच सकते हैं और वहाँ पर न्यूक्लियर एसेट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब न्यूक्लियर एसेट को किस तरीके से महफूज किया गया एक पूरी साइंस है, लेकिन दुनिया को बताने के लिए इस साइंस के अंदरूनी मामलात को सामने लाना होता है जो मुमकिन नहीं है। लिहाजा वो आर्गूमेंट कहा जाता है कि आपके असासे ऐसे ही हैं जैसे पड़े हुए हैं, वो तालिबान उसको उठा के ले जाएंगे, उसका जवाब मौसर तौर पर नहीं आ पाता। तो एयर बेस के ऊपर हमला हो या नेवल बेस के ऊपर हमला हो, असल इशू जो है एटमी असासों के बारे में उठाया जाता है और ये डिबेट दोबारा पाकिस्तान के बारे में शुरू हो चुकी है। एक और बड़ी डिबेट जो है बैनुल-अक़वामी तौर पर जिसका हमें नुकसान होगा कि पाकिस्तान एक नाअहल रियासत है, इसके अंदर निज़ाम जो है वो डगमगा रहा है और अगर ये टूट फूट गई तो अमन को कितना ख़तरा बन सकती है।
बड़ी हैरानी होती है कि अब मगरबी दुनिया के अंदर छपने वाला जो लिटरेचर है, अगर आप उसको उठा के देखें तो उसका आगाज़ पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत से होता है, उसका आगाज़ पाकिस्तान के अंदर जमहूरी क़ुव्वतों और मिलिट्री क़ुव्वतों के ताल्लुकात से होता है, उसका आगाज़ पाकिस्तान की इकॉनमी से होता है, उसका आगाज़ पाकिस्तान के अंदर मदारस से होता है, उसका आगाज़ पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के हकूक़ से होता है, मीडिया से होता है। इख्तिताम उसका हमेशा पाकिस्तान की रियासत के टूट फूट जाने के मंजरनामे पर ही होता है। अब जो भी लिटरेचर उठा के देख लें, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी की वैल्यूएशन देखें, मामला उसी तरफ जाता है। और इस बहस को सस्टेन करने के लिए, ट्रिगर करवाने के लिए और रीइंफोर्स करवाने के लिए जो इस किस्म के हमले हैं वो इंतहाई कारआमद साबित होते हैं। फ़र्क कामरा एयरबेस और मेहरान नेवल बेस के हमलों में ये है कि मेहरान नेवल बेस के अंदर दहशतगर्द कामयाब हो गए, कामरा एयरबेस के ऊपर उनको मुंह की खानी पड़ी और उनका प्लान जो है वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन उससे मुतल्लिक़ जो उन्होंने सिंबलिज़म क्रिएट किया है उससे हम मुंह भी नहीं चुरा सकते और उसी सिंबलिज़म से हमने चंद एक सवाल निकाले हैं। एक तो ये कि तालिबान के ख़िलाफ़ पहला सवाल जो है, जो कामयाबी की हकीकत क्या है। पाकिस्तान की रियासत अपने महदूद वसाइल के बावजूद और बैनुल-अक़वामी कभी मदद के साथ और मदद के बग़ैर इस जंग के अंदर कार्रवाइयाँ करती रही हैं और 20 छोटे और बड़े ऑपरेशन पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जगहों पर किए हैं। और हमने बारहा ये दावा भी किया है कि हमने इस थ्रेट को बहुत हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया है। क्वांटिफाई नहीं हो पा रहा कि बहुत हद से मुराद क्या है। अब सवाल ये उठाया जाएगा कि अगर तालिबान या इनसे मुंसलिक ग्रुप्स पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स जहाँ पर रखे गए हैं वहाँ पर अगर हमला करने की अभी भी ताकत रखते हैं तो फिर हम जीत और हार को किस तरीके से बयान कर रहे हैं। वो कैसी हार है तालिबान की कि जिसके बावजूद उनके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि इस किस्म के हमले अटैम्प्ट कर पाएँ। इस सवाल को हम इग्नोर नहीं कर सकते और पेशतर इसके कि इसके ऊपर बहुत बड़ी स्पेकुलेशन शुरू हो जाए। हमें जीत और हार के तस्वर को वाज़े अंदाज में बयान करने की ज़रूरत है कि जब हम जीत की बात करते हैं तो उससे मुराद क्या है और जब हम कहते हैं कि तालिबान हार रहे हैं तो उससे मुराद क्या है। लेकिन फ़िलहाल इस किस्म के हमले जब होते हैं तो सवाल दोबारा से उठाए जाते हैं कि किस जीत की आप बात कर रहे हैं और इस जंग में हार असल में कौन रहा है। दूसरी बात यह कि दहशतगर्दी की जड़ के बारे में पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी के अंदर भी और डिबेट के अंदर भी कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया। मुख्तलिफ आरा अपनी जगह पर मौजूद होती हैं, हर कोई अपना तज़िया देने की सकत रखता है, उसका हक भी है, लेकिन बड़े बड़े पैरामीटर्स के ऊपर आपको कहीं ना कहीं जाकर मामलात को किसी पैराए के अंदर लाना होता है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की अगर आप जड़ देखें, इसके ऊपर जो बहस होती है उसकी बहुत सारी थीरियाँ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक बैरूनी हाथ वाली थीरी है जिससे मुराद है कि पाकिस्तान में सब कुछ जो होता है वो बैरूनी हाथ के ज़रिए होता है। इसको भी बैरूनी हाथ ने इंस्टिगेट करवाया है। ये जितने भी ग्रुप्स हैं बैरूनी तौर पर पैसे लेकर काम कर रहे हैं। एक अंदरूनी हाथ थीरी है कि जो बैरूनी हाथ को आप हर वक्त पीटते रहते हैं, आप अंदरूनी हाथ को नहीं देखते। असल में अंदरूनी हाथ ही है, ये होम ग्रोन लोग हैं, ये इंटरनल थ्रेट है, ये बाहर की जंग नहीं है, आपको अंदर की जंग करके इसको लड़ना होगा। एक फिर दोगली पॉलिसी और हिंदुस्तान से नफरत वाली थीरी है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि हमारी पॉलिसी चूँकि दोगली रही है और हम बाज़ ग्रुप्स के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, बाज़ अटैक्स नहीं करना चाहते, हिंदुस्तान से नफ़रत को पालना भी चाहते हैं और उस नफ़रत के इजहार के लिए अपनी पॉलिसी को बढ़ाने के लिए इन में से चंद ग्रुप्स को हम पालना भी चाहते हैं और साथ साथ दहशतगर्दी का खात्मा भी चाहते हैं। ये एक थीरी की मैं बात कर रहा हूँ। ये दोगली पॉलिसी जो है उसके नतीजे में हमें इन तज़ादात का सामना करना पड़ता है और ग्रुप्स हम पर अटैक करते हैं। एक और थीरी है जिसको हम बेकाबू जिन की थीरी कह सकते हैं कि जी किसी ज़माने में ये ग्रुप्स आपके कंट्रोल में थे, अब ये ग्रुप्स आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ से निकल गए हैं और आपको ही पलट कर खा रहे हैं। इनमें से चंद एक लोग जो हैं वो एक दुश्मनाना किस्म का इसमें से मज़ा भी लेते हैं और कहते हैं जी कि हम आपको पहले कहते थे, आपने नहीं सुना, अब आप ये डिज़र्व करते हैं। और कुछ लोग जो मेजॉरिटी है वो परेशान है कि अगर वाक़ता ये बेकाबू जिन है तो इस जिन को वापस बोतल में किस तरीके से बंद किया जाए। एक थीरी ये कि अमेरिका से दोस्ती का नतीजा है। अगर आपने अमेरिका से दोस्ती ना पाली होती तो आपको वो पॉलिसियाँ ना परसू करनी पड़ती जो आपने की हैं इन इलाकों के अंदर, जिसके नतीजे में ये रिएक्शन आपके सामने आ रहा है। अगर आपसे अमेरिका से दोस्ती ख़त्म कर देंगे तो ये रिएक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। एक और थीरी है जो अमेरिका से दुश्मनी की थीरी है कि चूँकि आपने अमेरिका से दुश्मनी मोल ली हुई है और उसे जंग आप कर रहे हैं साइलेंट, तो वो भी जंग आपके ख़िलाफ़ करेगा। जो कि वो बड़ा मुल्क है, वो आपको हर जगह पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। ये वो थीरीज़ हैं जिससे आपको पता चलता है नाज़रीन कि पाकिस्तान के अंदर बड़े पॉलिसी पैरामीटर्स के ऊपर कहीं पर आपको कंसेंसस होता हुआ डेवलप नज़र नहीं आया।
ये कंसेंसस कब डेवलप होगा, कौन डेवलप करेगा, ओपन एंडेड सवाल है। एक और बड़ा मामला है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन अगर हम इस वक्त करने जा रहे हैं तो हमने पहले ये ऑपरेशन क्यों नहीं किया। उसको हम कह सकते हैं कि तब क्यों नहीं किया और अब क्यों कर रहे हैं। अगर ये ऑपरेशन पहले बनता था तो हमने डिले क्यों किया। अगर ये ऑपरेशन अब हम कर रहे हैं तो उसकी वजूहात क्या हैं, हालात क्या तब्दील हो गए हैं। जो इन्फॉर्म्ड सर्कल्स हैं उनके पास तो शायद वजाहतें मौजूद होंगी, लेकिन पब्लिक बहस के अंदर, मीडिया के अंदर बाज़ औक़ात बहस जो कम मालूमात पर मबनी होती है, वो ये इशू यकीन उठाएंगे कि पहले आपने क्यों नहीं किया और आप क्यों कर रहे हैं। अगर पहले गलत था तो अब भी गलत है, अगर पहले सही था तो आपने डिले क्यों किया और अब आप उसको जस्टिफाई किस तरीके से कर रहे हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान अगर हब है तो हमने उसको इग्नोर क्यों किया। एक और बड़ा सवाल नाज़रीन अदालतों के हवाले से है, कानून के हवाले से है, सिविल इंतज़ामिया के हवाले से है, पुलिस और सियासतदानों के हवाले से। हमें लगता है कि तमाम निज़ाम ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को सिर्फ महदूद कर दिया है आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज तक। अगर ऑपरेशन हो रहे हैं तो लोग उनको डिस्टेंस से देखते हैं। कानून साजी की ज़रूरत है, काम नहीं होता। पुलिस की तंजीम नौ की ज़रूरत है, काम नहीं होता है। अदालतों को फ़ैसले करने हैं, जो बड़े बड़े मुकदमात के अंदर लोगों को एक्विट कर दिया जाता है। सिविल इंतज़ामिया को सामने आना है, उसकी रिफॉर्म नहीं हो पा रही। ये तमाम निज़ाम जब तक इकट्ठा नहीं होगा तब तक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के अंदर इस किस्म के वाक़यात होते रहेंगे। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है या अंदरूनी जंग है, ये मामलात भी तमाम निज़ाम ने यकजान होकर तय करने हैं। ये आपको यकजान होता हुआ नज़र नहीं आता। कब होगा, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आखिर में नाज़रीन, जो आने वाला खल्फिशार है, अगर ये वाक़यात ज़्यादा होने शुरू हो गए, अहम तनसीबात पर एक नहीं 20 हमले शुरू हो गए और उसके नतीजे में दुनिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बड़ी बातें शुरू कर दी, अगर मेल्ट डाउन शुरू हो गया इंतज़ामिया का, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ रियासत के अंदर हो सकता है, इसके ऊपर कौन सोच रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की पार्लियामान, पाकिस्तान का सदर, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की इंतज़ामिया और जुडिशरी इकट्ठे होकर इसके ऊपर सोच रहे हैं। और अगर आर्मी सोच रही है, जो कि यकीन सोच रही होगी, तो वो सोच एक यूनिडायमेंशनल है। उस खल्फिशार को टैकल किस तरीके से करना है, इसके ऊपर मरबूत नज़र किसी की नहीं है, जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। हमारी तरफ से नाज़रीन आज सिर्फ यही कुछ इन वाक़यात का तज़िया हमने आपके सामने पेश किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।